नमस्कार। आज हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के सेकंड प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में मनु के विचार परराष्ट्र संबंधों के क्षेत्र में षाड्गुण्य नीति एवं उपाय के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। परराष्ट्र संबंधों को हम इन अन्य शब्दों से भी समझ सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, या वैदेशिक संबंध, फॉरेन अफेयर्स। मनु ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विचार करते हुए दो प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। नंबर 1 मंडल सिद्धांत और नंबर 2 षाड्गुण्य नीति। इससे पूर्व के वीडियो में हमने परराष्ट्र संबंधों के क्षेत्र में मंडल सिद्धांत का अध्ययन किया है। प्रस्तुत वीडियो में हम परराष्ट्र संबंधों के क्षेत्र में षाड्गुण्य नीति का अध्ययन करेंगे। षाड्गुण्य नीति का पहले हमें अर्थ समझना होगा। षाड्गुण्य नीति अर्थात 6 गुणों वाली नीति। षाड्गुण्य नीति का आशय है 6 लक्षणों वाली नीति। मनु ने मनुस्मृति में षाड्गुण्य नीति के अंतर्गत यह बतलाया है कि राज्य द्वारा अलग अलग अवसरों पर दूसरे राज्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, किस प्रकार की नीतियाँ अपनाई जाएं, किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नीति को फॉलो किया जाए, जिससे कि उसके राष्ट्रीय हितों की सिद्धि हो सके। इस नीति के अंतर्गत मनु ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में विवेक सम्मत विकल्पों को प्रस्तुत किया है। उसने बताया है कि विभिन्न विवेक सम्मत विकल्पों में से परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता अनुसार राजा को चयन करना चाहिए। उसने राजा को परामर्श दिया कि वह परिस्थितियों पर विवेकपूर्वक विचार करते हुए अन्य राज्यों के साथ संबंधों में इन 6 प्रकार की स्थितियों में से अलग अलग विकल्पों का चयन करे। षाड्गुण्य नीति परराष्ट्र संबंधों के क्षेत्र में दूसरा सिद्धांत है, जिसमें 6 स्थितियां अथवा 6 लक्षणों को विवेचित किया गया है। नंबर 1 संधि। संधि शब्द का अर्थ हम मैत्रीपूर्ण संबंधों के रूप में भी कर सकते हैं। इस राज्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने पर तात्कालिक रूप से जहाँ भविष्य में लाभ प्राप्त होंगे तो उस राज्य के साथ मैत्री के संबंध स्थापित कर लिए जाने चाहिए, क्योंकि हमें अभी नहीं तो भविष्य में उससे मैत्री करने पर लाभ प्राप्त हो सकेंगे। इस मैत्रीपूर्ण संबंधों को मनु ने संधि की संज्ञा दी है। मनु ने संधि भी 2 प्रकार की बताई है। नंबर 1 समान कर्मा संधि और नंबर 2 असमान कर्मा संधि। समान कर्मा संधि से आशय समान शक्तियों के बीच संधि और असमान कर्मा संधि का आशय असमान शक्तियों के बीच संधि। नेक्स्ट है विग्रह। विग्रह का अर्थ है युद्ध, दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करने अथवा उसे पीड़ित करने की इच्छा से विग्रह की स्थिति को अपनाया जाता है। मनु ने राजा को सलाह दी है कि इस स्थिति को तभी अपनाया जाए जब राज्य की स्थिति अनुकूल हो, वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुदृढ़ हो, उसके पर्याप्त मित्र हों। मनुस्मृति में विग्रह के भी 2 भेद बताए हैं। पहला है शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त कर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से विग्रह को अपनाया जाए, और दूसरा है जिसमें मित्र पर किए गए आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए विग्रह को अपनाया जाए। इसके बाद यान
यान शब्द का अर्थ है शत्रु पर वास्तविक आक्रमण करना। विग्रह और यान में मात्र स्तर का ही भेद है। यान विग्रह से अगली सीढ़ी है, अगला सोपान है, अगला पायदान है। विजय की इच्छा से अथवा दूसरे पक्ष को पीड़ित करने के लिए यान को अपनाया जाता है। यह भी तभी विग्रह की भांति अपनाया जाना चाहिए जब स्थितियां अपने पक्ष में हो, स्थिति सुदृढ़ हो और शत्रु पक्ष की स्थिति निर्बल हो। मनु ने यान के भी दो भेद बताए हैं। इसमें जो यान का पहला रूप उसने बताया, जब शत्रु को आपत्तिग्रस्त देखकर समर्थ राज्य अपने ही बलबूते पर आक्रमण करता है। और इसका दूसरा स्वरूप है जब आक्रमणकर्ता राजा स्वयं समर्थ ना हो तो वह अपने मित्र की सहायता लेकर आक्रमण करता है। तो इसे यान का दूसरा स्वरूप कहा है। विग्रह की भांति ही यान के भी उसने दो रूप बताए। नेक्स्ट है आसन। आसन का मतलब होता है तटस्थ। संबंध अच्छे ना भी हों तब भी युद्ध की स्थिति को ना अपनाकर थोड़े समय के लिए उदासीन या उपेक्षा की स्थिति को अपनाना श्रेष्ठ होता है। इसके लिए अपनाई जाने वाली स्थिति आसन थोड़े समय के लिए अपनाई जाने वाली स्थिति होती है। मनु ने इसके दो रूप बताए हैं। पहला सेना या कोष के क्षीण हो जाने पर अपनाया जाने वाला आसन और दूसरा मित्र के अनुरोध पर अपनाया जाने वाला आसन। जब सेना अथवा कोष क्षीण हो जाए, उसमें कमी आ जाए, तो आसन को अपनाया जाए और इस दौरान साधनों के संचय पर अधिकतम ध्यान केंद्रित किया जाए। और दूसरा बताया था कि मित्र के अनुरोध पर अपनाए जाने वाला आसन भाव। नेक्स्ट है द्वेधी भाव, जिसका आशय होता है कि सेना को दो भागों में बांटकर युद्ध करना। द्वेधी भाव अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु से रक्षा के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति का एक रूप है। मनु राजा को सलाह देता है कि यदि शत्रु स्वयं से अधिक शक्तिशाली है तो वह अपनी सेना को दो हिस्सों में बांट ले। सेनापति के अधीन सेना का कुछ भाग शत्रु पक्ष की सेना को रोके रखने का कार्य करे तथा शेष सेना के साथ राजा दुर्ग या अन्य किसी सुरक्षित स्थान में रहते हुए मित्रों आदि की सहायता से शक्ति का संचय करता रहे। नेक्स्ट है संश्रय, जिसका अर्थ है बलवान का आश्रय लेना। यदि राजा द्वेधी भाव की रणनीति अपनाकर भी स्वयं की रक्षा कर पाने में असमर्थ हो तो उसे किसी बलवान राजा का आश्रय लेना चाहिए। पर ध्यान रखना चाहिए कि जिस बलवान राजा का उसने आश्रय लिया है वह उसके शत्रु से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। यदि आश्रय के लिए इतना बलवान राजा ना मिले तो सबल शत्रु का आश्रय लेना ही उचित है। मनु के द्वारा विवेचित 6 गुण वाली नीति षड्गुण्य नीति वास्तविक है, यथार्थ चित्रण है, न कि कोरी स्वप्न लोकी है। यह नीति इतनी तार्किक है कि वर्तमान में भी सभी राज्य कम या अधिक रूप में इसका आचरण करते रहते हैं। नेक्स्ट है उपाय। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में मनु के द्वारा अपनाए गए उपाय शब्द का आशय है साधन अथवा तरीका। यह तरीका अथवा विधि जिसे विदेश नीति परराष्ट्र संबंधों के सफल संचालन के लिए अपनाया जाए, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में ना कोई किसी का मित्र होता है ना कोई किसी का शत्रु होता है। केवल और केवल राज्य के राष्ट्रीय हित ही उसके मित्र एवं उसके शत्रु होते हैं। जो राष्ट्र
उनके राष्ट्रीय हितों की सिद्धि में सहायक होता है वह उसका मित्र होता है, और जो राष्ट्र उसके राष्ट्रीय हितों की सिद्धि में बाधक होता है वह उसका शत्रु होता है। अधिकतम राज्यों को अपना मित्र बना पाना, अपने राष्ट्रीय हितों की सिद्धि में उनको सहायक बनाना, इसके लिए उपाए जाने वाले सभी साधन उपाय कहलाते हैं। मनु ने विदेश नीति के सफल संचालन में कूटनीतिक उपायों को विस्तार से बताया है। मनु ने 4 प्रकार के उपायों का विधान मनुस्मृति में विवेचित किया है। परराष्ट्र संबंधों के सफल संचालन के लिए अपनाए जाने वाले 4 साधन जिन्हें मनु ने उपाय की संज्ञा दी है। नंबर 1, साम, जिसका अर्थ है प्रेम प्रदर्शन, सम्मान देकर, समझा बुझाकर दूसरे राजा को अपने पक्ष में करना। अपने राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में परिस्थितियां अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करना। यह नीति सामान्यतः निर्बल विपक्षी के प्रसंग में ही अपनाई जाती है। नेक्स्ट है दाम, प्रतिपक्षी को धन संपत्ति अथवा अन्य किसी रूप में सहायता देकर उसे अपने अनुकूल बनाना दाम कहलाता है, जिसे वर्तमान में एड डिप्लोमेसी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है भेद। भेद का अर्थ है फूट डालना, जैसा कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व अंग्रेजों ने भारत में डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। सबल शत्रु राजा जिसके विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, उसके प्रति भेद की नीति को अपनाया जाना चाहिए। भेद के 2 रूप बताए हैं। पहला है सबल राजा तथा उसके मित्रों के बीच मतभेद की स्थितियां पैदा करना, और दूसरा संबंधित राजा और उसके राज्य की अन्य प्रकृतियों जैसे मंत्री, सेनापति, प्रजाजन आदि के बीच मतभेद की स्थितियां पैदा करना, जिससे कि शत्रु राजा निर्बल हो जाए, उसका राज्य क्षीण हो जाए। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि भेद उत्पन्न करने का कार्य दूत और गुप्तचरों के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। परराष्ट्र संबंधों के संचालन में दूत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। मनु का कथन है कि दूत ही शत्रु से मेल करा सकता है और शत्रुओं के बीच विग्रह करा सकता है। उसने कहा कि दूत शास्त्रों का विशिष्ट ज्ञान, इंगिताकार और चेष्टा को जानने की क्षमता, शुद्ध हृदयता, चातुर्य एवं कुलीनता आदि योग्यता प्राप्त होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था की बात कही कि गुप्तचरों का यह भी कार्य होता है कि वह अपने राज्य में कार्य कर रहे अन्य राज्यों के गुप्तचरों का पता लगाए और उनकी गतिविधियों के बारे में राज्य को सूचित करे। गुप्तचरों का कार्य निश्चित रूप से कठिन और बहुत कष्टप्रद होता है, लेकिन मनु के द्वारा परराष्ट्र संबंधों के क्षेत्र में उपाय भेद का कार्य दूत और गुप्तचरों के माध्यम से ही संपन्न हो सकता है। अंतिम उपाय मनु ने दंड बताया है, जिसका अर्थ होता है युद्ध। मनु का विचार है कि दंड के उपाय का अनुसरण तभी किया जाना चाहिए जब अन्य तीनों उपाय साम, दाम और भेद सार्थक सिद्ध ना हो। मनुस्मृति में मनु लिखते हैं कि राजा साम, दाम और भेद की नीति का एक एक करके जहाँ सम्मिलित रूप में प्रयोग करके अन्य राज्य को जीतने का प्रयत्न करे।
युद्ध द्वारा नहीं, क्योंकि युद्ध से दोनों पक्षों का ही नाश हो जाता है। पर कतिपय परिस्थितियों में युद्ध अनिवार्य होता है। अतः जब आवश्यक हो तो अन्य कोई उपाय न रह जाए तो निशंक होकर युद्ध का आश्रय लिया जाना चाहिए। मनु के अनुसार राजा द्वारा पराजित राजा के प्रति सहृदयता का व्यवहार करना चाहिए। उसके द्वारा पराजित राज्य के लोगों के धर्म, रीति रिवाज, मर्यादाओं और परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए। मनु कहते हैं कि राजा की उन्नति स्वर्ण और भूमि से इतनी नहीं होगी जितनी कि भविष्य में दुर्बल राजा से सहायता प्राप्त होने की आशा से होती है। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको मनु के परराष्ट्र संबंध प्रस्तुत दोनों वीडियो से अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। धन्यवाद।